के हृदय प्रदेश। यहाँ क्या कुछ हो रहा है विशेष, देखिए MPCG विशेष सिर्फ चैनल 1 न्यूज पर। بدي منك ما تحارمني لا بكل دقيقة تعذبني. वजारत खारजा की तफ्तीश रिपोर्ट के घेरे में दिल्ली पुलिस, सीनियर अफसर पर लापरवाही बरतने का इल्जाम। गुड़िया के साथ असमत दरी के दूसरे मुलजिम प्रदीप की आज कड़कड़ डूमा कोर्ट में होगी पेशी। दिल्ली के लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल में देर रात हुआ मेडिकल। उत्तराखंड के गवर्नर डॉक्टर अजीज कुरैशी का बयान, कहा अल्लामा इकबाल मुल्क की मोहब्बत से थे पूरी तरह शर्मसार। अरबी जबान को यूपीएससी से निकाले जाने की शदीद मजम्मत। ऑल इंडिया एसोसिएशन ऑफ अरबिक टीचर एंड स्कॉलर्स के ओहदेदारान की मीटिंग में शुरा ने जताया अफसोस। आदाब, मैं हूं नाज आसिफ शेख, पेशे खिदमत है मंजरनामा। लोकसभा में कोल गेट को लेकर जबरदस्त हंगामा हुआ है। दरअसल कोल घोटाला मामले को लेकर जेपीसी रिपोर्ट में वजीर आजम और पी चिदम्बरम को लेकर जो क्लीन चिट दी गई है और साथ ही साबिक वजीर आजम अटल बिहारी वाजपेयी का नाम सामने आने को लेकर यहां अपोजिशन गरमाया हुआ है और उसने क्वेश्चन आवर को मुलतवी करने का मुतालिबा ऐवान में किया और यही वजह है कि जबरदस्त हंगामे की वजह से दोपहर 12 बजे तक के लिए ऐवान की कार्यवाही को मुलतवी करना पड़ा। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से अपोजिशन के मेंबर पार्लियामान हंगामा करते हुए वेल तक जा पहुंचे और यह हंगामा कल से ही देखा जा रहा है ऐवान में और यही तस्वीर राज्यसभा से भी सामने आई। लोकसभा और राज्यसभा दोनों ही ऐवान की कार्यवाही को 12 बजे तक के लिए मुलतवी करना पड़ा। बता दें आपको कि 2G और कोलगेट ये दोनों मसले आज ऐवान में उठे हैं और अपोजिशन इन दोनों मामलों में हुकूमत को तनकीद का निशाना बना रहा है। वजीर आजम से इस्तीफा मांगा जा रहा है। इसके अलावा वजीर मालियात पी चिदम्बरम से भी इस्तीफा मांगा जा रहा है। दरअसल 2G घोटाले को लेकर जो क्लीन चिट दी गई जेपीसी की रिपोर्ट में, उस पर सवाल उठाए गए हैं और कोयला घोटाले में सीबीआई की स्टेटस रिपोर्ट लीक होने के मामले में अपोजिशन ने हुकूमत को निशाना बनाया है और यहां पर वजीर आजम समेत अश्विनी कुमार से भी इस्तीफा मांगा गया है। वजीर कानून अश्विनी कुमार से भी अपोजिशन ने कोल गेट मामले पर इस्तीफा मांगा है, क्योंकि कुछ ही दिन पहले हम आपको याद दिला दें कि यह खबर आई थी कि वजीर कानून अश्विनी कुमार ने सीबीआई के अफसरान की एक मीटिंग बुलाई थी और पहले ही रिपोर्ट को देख लिया गया था। उसमें कुछ बदलाव भी किए गए थे। इस बात की खबर एक अंग्रेजी अखबार के हवाले से आई थी। विकीलीक्स ने भी यह खुलासा किया था और इस मामले में अब अश्विनी कुमार से भी इस्तीफे की मांग अपोजिशन की तरफ से की गई है। और इस वक्त हमारे साथ इसी खबर पर और बातचीत के लिए चैनल 1 न्यूज नमानिगार आशिफ इकबाल जुड़ रहे हैं सीधे। आशिफ, जानना चाहेंगे आपसे कि फिलहाल क्या हालात है। दोपहर 12 बजे तक के लिए मुलतवी किया गया था कार्यवाही को, क्या अब भी अपोजिशन नाराज ही दिख रहा है?
बिल्कुल, मैं आपको बताऊं नाज कि यहाँ अपोजिशन बहुत नाराज है, क्योंकि साफ है जिस तरीके से ये पूरा रिपोर्ट लीक हुआ है उस पर उन लोगों ने साफ तौर पे कहा कि किस तरीके से आखिर ये रिपोर्ट बार बार लीक हो रही है। जो भी गोपनीय रिपोर्टें हैं, जो भी कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट होता है, वो लीक कैसे हो जाता है, ये सबसे बड़ा सवाल है। ऊपर से उन लोगों ने ये कहा कि कोल गेट में जो जांच हो रही है, जिस चीज की जांच होनी चाहिए वो आप कर रहे हैं, आप एनडीए गवर्नमेंट की, आप कर रहे हैं लेफ्ट के गवर्नमेंट की, जो रामो की सरकार थी, उसके बाद एनडीए की सरकार थी, उसके बाद फिर एक यूपीए वन की। तो ये उनका कहना है कि आप किस तरीके से आप जो पूरी जांच होनी चाहिए, जो अभी तक के जो यूपीए 2 सरकार है जिसमें मेन मामला सामने आया, उसकी तो आप जांच नहीं कर रहे। उसके अलावा कोई भी नॉर्म्स नहीं बनाए गए थे उस समय, किसी भी नॉर्म्स की बात नहीं की गई है। और उसमें यह भी साफ साफ तौर पर है कि जिस तरीके से वाजपेयी जी की गवर्नमेंट के लिए यूपीए 1 से पहले वाजपेयी जी की गवर्नमेंट थी, उसकी भी संलिप्तता इन लोगों ने इसमें रिपोर्ट में दिखाई है। उसको लेकर बहुत नाराज है बीजेपी। साफ कह रही है कि अगर वाजपेयी जी पर अगर यूपीए या फिर कांग्रेस सरकार अगर अटैक करेगी तो फिर सीधे सीधे तौर पे हम लोग भी प्रधानमंत्री को आड़े हाथों लेंगे और प्रधानमंत्री के ही इस्तीफे की मांग करेंगे। मतलब साफ है कि वो ये बताना चाहते हैं कि अगर आपका नेता बहुत बड़ा है तो हमारा भी नेता बहुत बड़ा है, और हम इस चीज को किसी भी तरीके से जाहिर नहीं होने देंगे। जी, जाहिर है आसिफ की ये दोनों जो मुतालबे हैं उनमें ये साफ बताने की कोशिश है अपोजिशन की कि वो इस बार मानने वाला नहीं है, और खास तौर पर ऐवान की कार्यवाही को न चलने देना इसी बात को बताता है कि हुकूमत की जो भी मंशा है, जिन बिलों को वो पास कराना चाहती है, वो एक टेढ़ी खीर है फिलहाल हुकूमत के लिए। बिल्कुल आप सही कह रही हैं। देखिए, जिस तरीके से ये तमाम कवायदे हो रही हैं उसमें कहीं ना कहीं से एक बात साफ हो गई है कि कांग्रेस की सरकार चाहती है कि वो जो तमाम बिल हैं वो उसको पास कराया जाए, उसको पास कराने की तमाम जो गतिविधि है उसको ठीक किया जाए। और इसीलिए आप समझ सकते हैं कि अभी मैं आपको बता दूं कि अपने तमाम दर्शकों तक ये बात बता दूं कि अभी इस वक्त कोर कमेटी की बैठक चल रही थी, अभी चल रही थी। प्रधानमंत्री और सोनिया गांधी उसमें शामिल थे, और जिस तरीके से अभी संकट कल से लेकर आज तक, क्योंकि सेकेंड टर्म का पार्लियामेंट सेशन है और इसको ये काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि बहुत सारे बिल है जिसको पास कराने हैं। उसको लेकर अभी जिस तरीके से कांग्रेस सरकार की फजीहत हो रही है उससे निपटने के लिए आज प्रधानमंत्री और सोनिया गांधी की अध्यक्षता में ये एक कोर कमेटी की बैठक चल रही थी कांग्रेस की पार्लियामेंट के अंदर ही। ये इस तमाम जो मुश्किलात हैं उससे दो चार होने के लिए, उसको ठीक करने के लिए, उससे बचने के लिए, तमाम तरह की कवायदे करने के लिए इसलिए ये बैठक बुलाई गई थी। लेकिन अभी तक उस बैठक में कुछ नतीजा सामने नहीं आया है। वहीं दूसरी तरफ मैं आपको एक और जानकारी बता दूं नाज की, कल सोनिया गांधी ने पहली बार सेंट्रल हॉल में तमाम बीजेपी के नेताओं के साथ चाय पी, और शाम में प्रधानमंत्री सोनिया गांधी, जसवंत सिंह और मुरली मनोहर जोशी जैसे नेता लोग थे, और सेंट्रल हॉल में, जो पार्लियामेंट का सेंट्रल हॉल है, वहां बैठ के चाय पिया साथ में। और उन्होंने कहा कि आखिर पार्लियामेंट चलने दीजिए, बहुत सारे बिल हैं जिसको पास कराने हैं। मतलब एक राय बनाने की कोशिश की गई थी कल सोनिया गांधी की तरफ से और प्रधानमंत्री की तरफ से, लेकिन उसका कोई नतीजा निकलता नहीं। बिल्कुल, इस तरह की तमाम कोशिशें हर बार होती हैं आशिफ, क्योंकि ऐवान का चलना यहाँ पर हुकूमत के लिहाज से बहुत जरूरी है, मुल्क की आवाम के लिहाज से बहुत जरूरी है। लेकिन अपोजिशन के हाथ में जो इस वक्त मुद्दे हैं, चाहे वो 2G हो, कोलगेट हो, या फिर गुड़िया रेप मामला हो, ये तमाम मुद्दे ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं हुकूमत की मुश्किलें बढ़ाने के लिए काफी हैं, और हुकूमत को जवाब देना भी मुश्किल हो सकता है। क्या लगता है आपको कि अब विपक्ष अपने जो रुख बना लिया है उससे पीछे हटेगा, जो ऐवान की कार्यवाही है उसे सुचारू रूप से चलने देगा, और जो तमाम दूसरे मुद्दे हैं उन्हें भी कार्यवाही में शामिल होने देगा? बिल्कुल, अभी फिलहाल तो ये दिखता नहीं बन रहा है नाज, क्योंकि जिस तरीके से बीजेपी बहुत आक्रामक है, बहुत एग्रेसिव है, वो साफ कह रही है कि हमें हमारे सवालों का जवाब चाहिए, हमें सरकार की मनदशा की पता करना चाहिए, हमारा मंशा साफ होनी चाहिए। मैं आपको बताऊं कि जो पार्लियामेंट एडजर्न हुआ उसमें बहुत सारे मुद्दे थे, सिर्फ एक ऐसा नहीं कि सिर्फ बीजेपी ने कोलगेट मामला उठाया, बल्कि चीन में जो घुसपैठिए घुस रहे हैं भारत की तरफ, उसको लेकर समाजवादी पार्टी ने नाराजगी जाहिर की। जो टीएमसी के नेता जो ममता बनर्जी पर जो दिल्ली में अटैक हुआ था उसको लेकर उन लोगों ने नाराजगी जाहिर की। डीएमके ने साफ कहा कि जिस तरह से जेपीसी रिपोर्ट में उनके राजा को उनको शामिल नहीं होने दिया गया, उन बातों को रखना दिया गया, उस पर उन्होंने विरोध जताया। मतलब यहाँ पे जो पार्लियामेंट अभी डिस्टर्ब है वो सिर्फ एक बीजेपी की तरफ से नहीं, बल्कि कई सारी बिल्कुल पूरा अपोजिशन एक तरह से एकजुट हो गया है और हुकूमत से सवाल पूछने लगा है। और इस वक्त एक अहम खबर आ रही है, आशिफ आप हमारे साथ बने रहिए, आपसे बातचीत हम जारी रखेंगे। लेकिन फिलहाल नाजरीनों को बता दें कि कार्यवाही पर एक बार फिर असर पड़ा है और गुरुवार तक के लिए
ऐवान की कार्यवाही को यहां पर मुलतवी करना पड़ा है। आशिफ, ये साफ है कि अब और वक्त लगेगा चीजों को सुलझने में, समझने में, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये कि ये जो वक्त मिला है बीच में गुरुवार तक का, उसमें हुकूमत की तरफ से क्या कुछ कोशिशें होंगी समझाने बुझाने की, विपक्ष को, अपोजिशन को किस तरह से मनाया जाएगा, और सबसे बड़ा सवाल ये कि वो कौन से तरीके हैं इस वक्त हुकूमत के पास जिनका वो इस्तेमाल कर सकती है। जानती है कि अब हम एग्रेसिव जोन में अगर हम जाए, अगर हम जवाब उस तरीके से देंगे तो हमें परेशानियां हो सकती हैं। कल महावीर जयंती है, इसलिए कल पार्लियामेंट कल के लिए मुतल्ली की गई है। परसों रोज पार्लियामेंट को फिर से शुरुआत किया जाएगा, फिर से शुरू होगी और तमाम कार्रवाई शुरू होंगी। उससे पहले सरकार चाहेगी कि 2 दिन का जो वक्त मिल रहा है उसमें तमाम बीजेपी, समाजवादी पार्टी, डीएमके, टीएमसी के तमाम जो नेता जो विरोध जता रहे हैं उनसे बात की जाए, उनसे बात करके एक राय बनाई जाए और फिर से पार्लियामेंट चलने दिया जाए। क्योंकि मैं बार बार यही हम बता रहे हैं कि ये इस बार का जो पार्लियामेंट सेशन है वो यूपीए 2 सरकार के लिए बहुत अहम है, काफी अहम है, क्योंकि बहुत सारे बिल हैं। खास करके मैं बताऊं इस बार कि यूपीए 2 से यूपीए 3 की तरफ जाने के लिए जो कांग्रेस अध्यक्षा के जो ड्रीम प्रोजेक्ट है उसमें से एक फूड सिक्योरिटी बिल है, उसमें से लैंड एक्विजिशन बिल है और फूड सिक्योरिटी बिल के जरिए ही यूपीए 2 सरकार यूपीए 3 में तब्दील होना चाहती है। यह माना जा रहा है कि ये ड्रीम प्रोजेक्ट है सोनिया गांधी का। इसको पास कराने के लिए जरूरी है कि संसद चले और संसद में तमाम एक राय बने, तभी वो बिल पास होगा। अगर संसद नहीं चलता और बिल पास नहीं होता है तो ये यूपीए 2 सरकार के लिए बहुत बड़ा झटका साबित होगा। बिल्कुल, बहुत बड़ा झटका साबित होगा, क्योंकि आवाम से जो वायदे किए हैं यूपीए की हुकूमत ने, उन्हें पूरा करने का यही वक्त है और ये वक्त जाया ना हो इसकी कोशिशें जरूर हुकूमत की तरफ से की जा रही है, लेकिन इनमें कामयाब होती नजर नहीं आ रही हुकूमत। एक बार फिर हम नाज़रीनों को बता दें कि लोकसभा की कार्यवाही को यहां जुमेरात तक के लिए मुलतवी करना पड़ा है। वजह साफ है कि अपोजिशन मानने के लिए तैयार नहीं है, लगातार हंगामा किया जा रहा है। आशिफ, कल हमने देखा था कि गुड़िया रेप केस पर भी अच्छा खासा हंगामा हुआ। आज 2G और कोलगेट की हम गूंज सुन रहे हैं। आने वाले वक्त में अपोजिशन के हाथ में और कौन कौन से मुद्दे हैं जिनसे वो हुकूमत की मुसीबतों को बढ़ाने की कोशिश कर सकता है? बिल्कुल, मैं आपको वही बता रहा था नाज कि अभी देखिए वो सिर्फ ऐसा नहीं कि 2G और कोलगेट ही है, बल्कि इसके बाद आप समझिए टीएमसी इसका विरोध जता रही है। टीएमसी कह रही है कि ममता बनर्जी उसकी मुख्यमंत्री यहां आती हैं, उनके साथ अभद्र व्यवहार होता है, उनके साथ बदतमीजी होती है और उस पर सरकार कोई भी जांच नहीं कराती है, कोई रिपोर्ट नहीं लाती है, कोई कार्रवाई करने का आश्वासन नहीं देती है। दूसरी तरफ डीएमके इस बार विरोध कर रही है। डीएमके कह रही है कि हमारे ए राजा को आपने दोषी बना दिया, हम वहां जेल तक वो यात्रा करके आए। जब वहां पे जेपीसी कमेटी के सामने पेश होने की बात हो रही थी तो राजा को क्यों नहीं पेश होने दिया गया, क्यों नहीं अपनी बातों को रखने दिया गया? राजा ने आरोप भी लगाया है कि इसमें तमाम लोगों की संलिप्तता है। वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी जो पहले से ही और बहुत काफी तल्ख तेवर है उसके, वो साफ कह रही है कि चीन में घुसपैठिए घुस रहे हैं, तमाम तरह की कवायदें हो रही हैं। तमाम चीजें जो एक मजबूत असला के तौर पर इस वक्त अपोजिशन के हाथ में है और उनसे हुकूमत पर हमला भी लगातार किया जा रहा है। आशिफ, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस बातचीत के लिए भी। तो एक बार फिर आपको बता दें कि लोकसभा की कार्यवाही को जुमेरात तक और साथ ही राज्यसभा की कार्यवाही को 2 बजे तक के लिए मुलतवी कर दिया गया है फिलहाल। साथ ही बता दें आपको कि कोलगेट और 2G ये दोनों मामले आज ऐवान में सुनाई दे रहे हैं, हुकूमत से जवाब मांगा जा रहा है। इतना ही नहीं, वजीर आजम और तमाम वजीरों से जो भी इन मामलों से मुतालिक हैं उनसे इस्तीफे की मांग, यहां पर इस्तीफे का मुतालबा अपोजिशन कर रहा है। और अब बढ़ेंगे आगे और अगली खबर का रुख करेंगे। दिल्ली के गांधीनगर में 5 साल की गुड़िया के साथ हुई अस्मतदरी के दूसरे मुलजिम प्रदीप को पुलिस बिहार से दिल्ली लेकर आ गई है। देर रात उसका दिल्ली के लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल में मेडिकल करवाया गया है। प्रदीप की आज कोर्ट में पेशी भी है। जराये के मुताबिक प्रदीप ने इस मामले में एक और शख्स के शामिल होने की बात कही है, यानी अब तक सिर्फ 2 लोगों के शामिल होने की बात हो रही थी, लेकिन एक और शख्स का जिक्र यहां पर दूसरे मुलजिम प्रदीप ने किया है और अब उसकी तलाश में भी पुलिस जुट गई है। फिलहाल आज दिल्ली के करकरडूमा कोर्ट में आज मुलजिम प्रदीप को पेश किया जाना है, जहां से उसे जुडिशियल कस्टडी में लिया जाएगा और पुलिस की कोशिश यही रहेगी कि ज्यादा से ज्यादा दिनों की कस्टडी हासिल की जाए ताकि इस मामले की हर परत को खोला जाए, हर तह तक पहुंचा जाए। और वहीं पुलिस कमिश्नर नीरज कुमार की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। दरअसल दिल्ली पुलिस वजारत दाखिला की तफ्तीशी रिपोर्ट के घेरे में है। रिपोर्ट में बड़े ओहदेदारान पर लापरवाही बरतने के इल्जाम लगे हैं, जबकि कल पुलिस कमिश्नर नीरज कुमार ने इस्तीफा देने से साफ इनकार कर दिया था।
और वहीं देर रात जस्टिस जेएस वर्मा का गुड़गांव के मेदांता अस्पताल में इंतकाल हो गया है। वो 80 साल के थे। उन्हें इतवार को अस्पताल में इलाज के लिए लाया गया था। इत्तला है कि उनके जिस्म के सभी हिस्सों ने काम करना बंद कर दिया था। यहां पर आपको बता दें कि गुज़िश्ता दिनों जस्टिस वर्मा उस वक्त सुर्खियों में आए थे जब दिल्ली में 16 दिसंबर की घिनौनी वारदात के बाद हुकूमत ने उनकी ही सदारत में एक कमेटी तश्कील की थी और उनकी सिफारिशों के मुताबिक ही हुकूमत ने कानून में बड़े बदलाव किए थे। जस्टिस वर्मा देश के 27वें चीफ जस्टिस थे। और वक्त यहां पर एक छोटे से ब्रेक का हो गया है। फौरन हाजिर होंगे कुछ और खबरें लेकर। 3 लाख तक अधिग्रहण की 1 एकड़ की राशि थी। किसानों के लिए धरती की ये कीमत जरा सी थी। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने इसे 72 लाख तक बढ़ा दिया। 33 साल तक दे रॉयल्टी, किसान शिखर पे चढ़ा दिया। 33 साल तक देकर रॉयल्टी, किसान शिखर पे चढ़ा दिया। वर्तमान हरियाणा सरकार के आने से पहले किसान भाइयों की जमीन का अधिग्रहण कौड़ियों के भाव लगभग 2 से 3 लाख रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से किया जाता था। माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने पूरे प्रदेश में जमीनों के न्यूनतम फ्लोर रेट निर्धारित किए और प्रदेश में कुल 6 जोन बनाए गए, जिसके अनुसार प्रदेश के किसानों को भूमि अधिग्रहण के बदले 21,60,000 से लेकर 72 लाख रुपए तक प्रति एकड़ मुआवजे के रूप में मिल रहे हैं। इतना ही नहीं, किसानों को मुआवजे के साथ साथ 21,000 रुपए प्रति एकड़ हर साल 33 सालों तक रॉयल्टी भी मिलेगी, जिसमें 750 रुपए प्रति वर्ष की बढ़ोतरी भी होगी। और यदि किसान की भूमि का SEZ जेड और टेक्नोलॉजी पार्क के लिए अधिग्रहण किया जाएगा तो रॉयल्टी की राशि 42,000 रुपए प्रति एकड़ 33 सालों तक मिलेगी, जिसमें 1,500 रुपए की प्रति वर्ष बढ़ोतरी होगी। विकास की प्रक्रिया में किसानों को भागीदार बनाने के लिए अब हमने लैंड पूलिंग जैसी अनूठी स्कीम बनाई है। इस स्कीम में यह इंतजाम किया गया है कि जिस किसान की भूमि का अधिग्रहण होता है वह या तो मुआवजा ले सकता है या मुआवजे की एवज में विकसित भूमि ले सकता है। ब्रेक के बाद हाजिर है मंजरनामा देख रहे हैं आप। यूपी के सहारनपुर में किताब के रस्म इजरा के मौके पर उत्तराखंड के गवर्नर डॉक्टर अजीज कुरैशी ने अल्लामा इकबाल की हुब्बुल वतनी पर रोशनी डालते हुए कहा कि जो लोग इकबाल से वाकिफ नहीं वो उन्हें फादर ऑफ पाकिस्तान कहते हैं, जबकि वो हिंदुस्तान के बाशिंदे थे और मुल्क की मोहब्बत से पूरी तरह शर्सार थे और उनका तराना सारे जहां से अच्छा हिंदोसिता हमारा उनकी मुल्क के लिए मोहब्बत का जीता जागता सबूत है। उन्होंने मजीद कहा कि तारीख से नावलद लोगों ने बहुत से मुहिबाने वतन के बारे में इस तरह की बातें फैलाई हैं जिनका सच्चाई से दूर का वास्ता नहीं है। और वहीं दिल्ली में वाक़े इंडियन इंटरनेशनल सेंटरम में कौमी काउंसिल बराए फरोगे उर्दू जबान के ज़ेरे एहतमाम एक सेमिनार को खिताब करते हुए मरकजी वजीर जितिन प्रसाद ने अपने ख्यालात का इजहार करते हुए कहा कि उर्दू किसी मजहब या किसी खास इलाके की जबान नहीं है, बल्कि उर्दू हमारी तहजीब है। मुल्क की आज़ादी और कौमी यकजहती में उर्दू जबान ने अहम किरदार अदा किया है। उन्होंने कहा कि उर्दू आज के दौरे में मुशायरों और सेमिनार तक महदूद होकर रह गई है, लेकिन उर्दू को इस महदूद दायरे से निकालकर इसका दायरा वसी करना होगा और इसे बुनियादी तालीम से लेकर हायर सेकेंडरी तक लाना होगा। और वहीं उर्दू को रोजगार से जोड़ा जाए तो उर्दू को आगे बढ़ने में कामयाबी मिलेगी। और दिल्ली में वाक़े जामिया मिल्लिया इस्लामिया में ऑल इंडिया एसोसिएशन ऑफ अरबिक टीचर्स एंड स्कॉलर्स के ओहदेदारान की एक मीटिंग का इनेकाद किया गया, जिसमें शुरा ने अरबी जबान को यूपीएससी से निकाले जाने की शदीद मजम्मत करते हुए कहा कि अरबी जबान की हिंदुस्तान में हैसियत एक गैर मुल्की जबान की नहीं है, बल्कि इस जबान का हिंदुस्तान की तारीख व तहजीब से एक करीबी ताल्लुक है और हिंदुस्तान के शहरियों की एक बड़ी तादाद मदारिस और जामियात में अरबी पढ़ती है। इसीलिए इस बात से कतई इनकार नहीं किया जा सकता कि अरबी जबान हिंदुस्तान की कदीम जबानों में से एक है। ये जबान हिंदो अरब ताल्लुक का महबर होने के साथ साथ दोनों की सकाफत और मईशत को तकवीयात पहुंचाती है।
आगे बढ़ेंगे। अमेरिकी वजीर खारजा जॉन कैरी ने शामी बागियों के लिए अमेरिका की जानिब से गैर मोहलिक इमदाद को दोगुना करने का ऐलान किया है। जराये के मुताबिक अमेरिकी वजीर खारजा ने तुर्की के शहर इस्तांबुल में मुनक्किद होने वाले फ्रेंड ऑफ सीरिया के इजलास में इस बात का ऐलान किया। ऐलान करते हुए उन्होंने कहा कि अमेरिका शामी बागियों को $123 मिलियन की गैर मोहलिक इमदाद फराहम करेगा। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि सदर बराक ओबामा शामी सदर बशार अल असद के बाद शाम में एक जमहूरी हुकूमत के कयाम के लिए मुखलिस हैं। अमेरिकी वजीर खारजा जॉन कैरी ने शामी बागियों के लिए अमेरिका की जानिब से गैर मोहलिक इमदाद को दुगना करने का ऐलान किया है। जराये के मुताबिक अमेरिकी वजीर खारजा ने तुर्की के शहर इस्तांबुल में मुनक्किद होने वाले फ्रेंड ऑफ सीरिया के इजलास में इस बात का ऐलान किया। ऐलान करते हुए उन्होंने कहा कि अमेरिका शामी बागियों को $123 मिलियन की गैर मोहलिक इमदाद फराहम करेगा। साथ ही उन्होंने कहा कि सदर बराक ओबामा शामी सदर बशर अल असद के बाद शाम में एक जमहूरी हुकूमत के कयाम के लिए मुखलिस है। जॉन कैरी ने इस बात का भी ऐलान किया कि अब 11 ममालिक जिन्हें फ्रेंड्स ऑफ सीरिया कहा जाता है की जानिब से दी जाने वाली सारी इमदाद अब से तुर्की में कायम फ्री सीरियन आर्मी ग्रुप के जरिए दी जाएगी, जिसकी क़यादत जनरल सलीम इदरीस कर रहे हैं। वाज़ेह है कि इस्तांबुल में होने वाले इस इजलास में सदर बशर अल असद की हुकूमत के मुखालिफ तमाम ममालिक के वज़राए खारजा जमा थे। साथ ही जॉन कैरी ने कहा कि इस इजलास से बहुत बेहतरी पैदा हुई है। उन्होंने कहा कि शाम में सूरत हाल बहुत ज्यादा खौफनाक है। उन्होंने सदर बशर अल असद की हुकूमत पर इल्जाम आयद किए हैं कि बशर अल असद की हुकूमत बैलिस्टिक मिसाइल मासूम लोगों के खिलाफ इस्तेमाल कर रही है और अपने ही मुल्क के अवाम के खिलाफ फिजाई कुव्वत का इस्तेमाल करके उन्हें दहशत ज़दा कर रही है। जॉन कैरी ने अपनी बात दोहराते हुए कहा कि सदर ओबामा ने उन्हें हिदायत दी है कि वो हिज़्ब इख्तिलाफ की मदद की कोशिशों को तेज करें। साथ ही फ्रेंड्स ऑफ सीरिया या बाहमी इत्तेफाक राय के बाद एक अबूरी हुकूमत के कयाम के बारे में मुखलिस है, जिसके बाद एक नया सरबराह मुंतखब किया जाएगा। जराये के मुताबिक बागियों ने दूसरी जानिब फौजी साजो सामान का मुतालबा किया है और इस बात पर इसरार किया है कि जो हथियार उन्हें मिलेंगे वो गलत हाथों में नहीं पहुंचने दिए जाएंगे। वाज़ेह है कि अब तक अमेरिका और यूरोप ने बागियों को असला फराहम करने से इनकार किया है। मगरबी इत्तेहादियों को इस बात का खदशा है कि कहीं हथियार इस्लामी शिद्दत पसंदों के हाथ न लग जाए, जो अलकायदा दहशतगर्द तंजीम से मुतासिर है। इसी दौरान शाम के बागी लीडरों ने सदर बशर अल असद की हुकूमत के खात्मे के लिए बातचीत के किसी भी इम्कान को मुस्तरद कर दिया है। बागी ग्रुप के कमांडर सरबराह ब्रिगेडियर सलीम इदरीस ने नामानिगारों से बात करते हुए कहा कि मुल्क में मौजूदा लड़ाई को ताकत के जरिए ही खत्म किया जा सकता है। साथ ही उन्होंने कहा कि सदर असद से बातचीत करके किसी बहरान का कोई हल नहीं निकलेगा। उन्होंने ये भी कहा कि ये भी हो सकता है कि अपने आखिरी दिनों में मौजूदा हुकूमत ये महसूस करे कि उसने सब कुछ खो दिया है और तब वो बाहर निकलने के लिए कुछ बातचीत करना चाहे। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल 1 न्यूज। और वहीं शुमाली कोरिया ने मशरकी साहिल पर मजीद 2 मिसाइल लॉन्चर नस्ब किए हैं। शुमाली कोरिया के इस अमल से मुमकिना मिसाइल तजुर्बे की रिपोर्ट को तकवीत पहुंच सकती है। वाज़ेह रहे कि जनूबी कोरिया और उसके हामी ममालिक पहले से ही इस मुमकिना तजुर्बे को लेकर फिक्रमंद थे। साथ ही जनूबी कोरिया ने मिसाइलों को मुमकिना लॉन्च के लिए तैयार रहने के पेश नजर अपनी निगरानी में इजाफा कर दिया है। दूसरे जानिब जनूबी कोरिया जराये ने इत्तला दी है कि शुमाली कोरिया की फौज ने गयानिंग सूबे में कम फासले तक मार करने वाले 2 स्क्वाड मिसाइल नस्ब किए हैं। शुमाली कोरिया ने मशरकी साहिल पर मजीद 2 मिसाइल लॉन्चर नस्ब किए हैं। शुमाली कोरिया के इस अमल से मुमकिना मिसाइल तजुर्बे की रिपोर्ट को तकवीत पहुंच सकती है। वाज़ेह है कि जनूबी कोरिया और उसके हामी ममालिक पहले से इस मुमकिना तजुर्बे को लेकर फिक्रमंद थे। साथ ही जनूबी कोरिया ने मिसाइलों को मुमकिना लॉन्च के लिए तैयार करने के पेश नजर अपनी निगरानी में इजाफा कर दिया है। दूसरी जानिब जनूबी कोरिया जराये ने इत्तला दी है कि शुमाली कोरिया की फौज ने गयानिंग सूबे में कम फासले तक मार करने वाले 2 स्क्वाड मिसाइल नस्ब किए हैं। जनूबी कोरिया का कहना है कि शुमाली कोरिया की सरगर्मियों पर मुसलसल नजर भी रखी जा रही है। वाज़ेह है कि शुमाली कोरिया ने इससे कबल अप्रैल के इब्तदाई हफ्तों में दरमियाना दर्जे के 2 मिसाइल और 7 मोबाइल लॉन्चर भी इस सूबे में नस्ब किए थे। वहीं जनूबी कोरिया की वजारत खारजा का कहना है कि वो जराये की खबर की तस्दीक करने से कासिर है। साथ ही उन्होंने कहा कि शुमाली कोरिया की जानिब से किसी भी तरह की गैर मामूली सरगर्मियों की खबर नहीं मिली है। वहीं ये मुल्क अक्सर और बेशतर अपने शुमाली साहिल पर कम फासले वाले मिसाइल का तजुर्बा करता रहता है। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता कुछ दिनों से शुमाली कोरिया रोजाना अमेरिका और उसके इत्तेहादी जनूबी कोरिया को हमले की धमकी दे रहा है। वहीं जराये के मुताबिक शुमाली कोरिया के इस तेवर को देखते हुए सिविल में कंबाइंड फोर्सेस कमांडो ने अपनी निगरानी बढ़ाते हुए वाच कॉन 3 कर दी है। दरअसल जंग की सूरत हाल में ऐसे मामूल का अमल तस्वुर किया जाता है।
वहीं कोरियाई जजीरे में कई हफ्तों से जारी रस्साकशी को बातचीत के जरिए खत्म करने की अमेरिका और जनूबी कोरिया की तजावीज के सिलसिले में शुमारी कोरिया ने मशरूत हिमायत की यकीन दहानी कराई है। साथ ही उसने सख्त अल्फाज में कहा है कि बातचीत की राह उसी वक्त हमवार होगी जब अक़वाम मुत्तहिदा उस पर आयद की गई पाबंदियों को खत्म कर दे और अमेरिका किसी भी किस्म की न्यूक्लियाई सरगर्मियों में शामिल न होने की यकीन दहानी कराए। दरअसल शुमाली कोरिया ने कहा है कि बातचीत और जंग साथ साथ नहीं चल सकती। अगर अमेरिका और उसका इत्तेहादी मुल्क जनूबी कोरिया हमारी फौज और आवाम के हमलों से बचना चाहता है और वाकई इस मसले को बाहमी गुफ्तगू के जरिए हल करने का ख्वाहिशमंद है तो पहले उसे हमारी शर्त तस्लीम करनी पड़ेगी। शुमाली कोरिया ने मजीद कहा कि बातचीत के लिए अमेरिका को जजीरे में नस्ब करदा अपने न्यूक्लियाई हथियारों को भी हटाना होगा। उसके बाद ही आलमी तौर पर हथियारों को खत्म करने की राह हमवार होगी। वाज़ेह है कि शुमाली कोरिया ने गुज़िश्ता साल दिसंबर में अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की करारदाद की खिलाफ वर्जी करते हुए एक रॉकेट का तजुर्बा किया था। साथ ही उसने सफाई दी थी कि यह तजुर्बा खित्ते में एक सैटेलाइट को नस्ब करने के लिए किया गया था, जबकि नुक्ताचीनों का कहना था कि ये रॉकेट न्यूक्लियाई हथियारों को ले जाने की अहलियत रखता है। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल 1 न्यूज। और इसी के साथ मंजरनामा में अभी के लिए इतना ही और खबरों का सिलसिला चैनल 1 न्यूज पर आगे भी बना हुआ है। अभी के लिए दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज। بدي منك ما تحارمني لا بكل دقيقة تعذبني. कर्ज वसूली के लिए धरती होती थी नीलाम, काले कानूनों के आगे बेबस था किसान। काले कानूनों के आगे बेबस था किसान। विधानसभा में हुड्डा जी ने कर दिया ऐलान, कर्ज वसूली से धरती अब होगी नहीं नीलाम। कर्ज वसूली से धरती अब होगी नहीं नीलाम। केंद्र सरकार की कृषि ऋण माफी व कर्ज राहत नीति के तहत प्रदेश के 7,15,000 से अधिक किसानों के 2,136 करोड़ रुपए के कृषि ऋण माफ किए गए। हरियाणा सरकार द्वारा प्रदेश में ग्रामीण दस्तकारों, छोटे दुकानदारों, भूमिहीन मजदूरों और सीमांत किसानों के 470 करोड़ रुपए के सहकारी ऋण ब्याज सहित माफ किए गए। इसके साथ ही सहकारी फसली ऋणों पर ब्याज दर भी हुड्डा सरकार द्वारा 11% से कम करके 4% की गई है। मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के आदेशानुसार हरियाणा सरकार ने प्रदेश में कर्जे की वसूली के लिए किसान व मजदूर को हथकड़ी लगा जेल में डालने का काला कानून समाप्त कर दिया है। हरियाणा सरकार द्वारा इस बात की भी व्यवस्था की गई है कि सहकारी बैंकों के कर्जे न चुका पाने पर किसान की जमीन की नीलामी नहीं की जाएगी। अब हरियाणा के सहकारी कर्जे के एवज में किसी भी किसान की जमीन नीलाम नहीं होगी। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने किसानों का ख्याल किया, रेट बढ़ा दिए गेहूं के, ऐसा गजब कमाल किया। हरियाणा के सीएम ने हर किसान खुशहाल किया। खुशियों के अब घर घर बजते ढोल देखो, खुशियों के अब घर घर बजते ढोल देखो। खूब दिए फसलों के ऊंचे मोल देखो, खूब दिए फसलों के ऊंचे मोल देखो। अपने कार्यकाल में मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के प्रयास से गेहूं के मूल्य में 720 रुपए प्रति क्विंटल की दर से वृद्धि हुई है, जिससे हरियाणा का किसान खुशहाल हुआ है। इसके विपरीत पूर्ववर्ती सरकार के 6 वर्षों के कार्यकाल के दौरान ये वृद्धि केवल 80 रुपए प्रति क्विंटल की ही हुई थी। इसी प्रकार से धान, चना, गन्ना, कपास, पॉपुलर और दालों के भाव में भी पर्याप्त बढ़ोतरी की गई है, जिससे प्रदेश में खुशी और खुशहाली आई है।
राधे राधे, जय श्री कृष्ण। कृष्ण वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशे नाशाय गोविंदाय नमो नमः। कत्यानि महामाये महायोगेन्द्रेश्वरी नंद गोपम सुतम देवी पति में कुरुते नमः। समस्त दर्शकों कोट कोट नमन बंधन। मंत्र विज्ञान में आपका स्वागत है। अगर आपकी कैसी भी समस्या है, आप अपने जीवन के रहस्यों के बारे में जानना चाहते हैं, तो आप हमारे स्टूडियो के नंबर पर कॉल कर सकते हैं और अपनी डेट ऑफ बर्थ समय बताकर अपने जीवन के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। कहने का तात्पर्य है, ज्योतिष एक ऐसा सच है जो हमारे पूर्व कर्मों के अनुसार जो इस समय घटना घटती है उनके बारे में ब्यौरा देते हैं कि हमारा कैसा समय चला हुआ है, कौन से ग्रह इस समय हमारे लिए उच्च के हैं, कौन से नीच के हैं, क्या क्या फल हमको प्राप्त होने वाला है। तो इस सब कुछ ज्योतिष के द्वारा हम आपको बताते हैं। मंत्रों के द्वारा कष्टों की निवृत्ति होती है, मंत्रों के द्वारा होता है समाधान। तो कहने का तात्पर्य है, मंत्रों के द्वारा हमारी संस्था के द्वारा विशेष महायज्ञों का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें समस्त प्रकार के कष्ट निवृत्ति के लिए आपको मंत्र प्रदान किए जाएंगे और यज्ञ के द्वारा आपके कष्टों की निवृत्ति की जाएगी। तो 22 तारीख को ये महायज्ञ होने जा रहा है, विशेषकर लखनऊ में। 23 तारीख को ये महायज्ञ हमारा होने जा रहा है भुवनेश्वर में। 24 तारीख को ये महायज्ञ होगा कोलकाता में। 25 तारीख को शिरडी साईनाथ। और जो हमारे दर्शक देख रहे हैं उनको विशेष सूचना में बताऊं कि जो शिरडी में जो समागम होगा बिल्कुल निःशुल्क होने जा रहा है। वहां पर रहने की, ठहरने की और भोजन प्रसाद की निःशुल्क व्यवस्था हमारी एक संस्था है, वहां पर एक छाबड़ा जी हमारे मिलने वाले, उनकी संस्था की ओर से निःशुल्क किया जा रहा है। तो उसमें आप निःशुल्क भाग ले सकते हैं। और उसके बाद 26 तारीख को बॉम्बे में ये महायज्ञ है। 27 तारीख को चंडीगढ़, 28 तारीख को शिमला में महायज्ञ होगा। 29 तारीख को हमारा आश्रम है दिल्ली एनसीआर में, बल्लमगढ़ में, वहां पर यज्ञ होने जा रहा है। 30 तारीख को मां गंगा के तट पर ये महायज्ञ होने जा रहा है हरिद्वार में। तो इन यज्ञों में सम्मिलित होकर आप पुण्य के भागी बन सकते हैं, कष्टों से आप निवृत्ति पा सकते हैं, जीवन में खुशियां प्राप्त कर सकते हैं। अलौकिक क्रिया कराई जाएगी, स्वस्वर क्रिया कराई जाएगी, उसके द्वारा अपने जीवन को खुशहाल बना सकते हैं। आप दूसरे के मन की बात को जान सकते हैं कि दूसरे के मन में क्या चल रहा है, हमारे प्रति इसकी कैसी भावना है, हमारे ऊपर कोई कष्ट आने वाले हैं तो आपको पहले ही सचेत हो जाएंगे। ऐसी ऐसी जो दिव्य अलौकिक शक्तियां उनको आप प्राप्त कर सकते हैं। पहली कॉल लेते हैं। हेलो हेलो जी, मैं जयंत बोल रहा हूँ। हाँ बोलिए। जाजपुर उड़ीसा से। हाँ हाँ बोलिए। हाँ, मेरा जन्म तिथि है 16 मार्च रात को 2:02 पे। 16 मार्च रात को 2:02। 1900 बताओ, आगे बताओ। 16 मार्च के बाद 1977। समय बताइए। 2:02। 2:02। कहाँ? 15 तारीख को 2:02 रात। कहाँ हुआ था? जाजपुर उड़ीसा। नेशनल उड़ीसा। हाँ बताइए, क्या पूछना है आपको? अभी घर में काफी सारे क्लच चल रहे हैं और जॉब का मैं सर्च कर रहा हूँ। अच्छा। जॉब का भी कुछ प्रॉब्लम चल रहा है। बिजनेस जो है वो बिजनेस भी मेरा ठीक ठाक नहीं चल रहा है, तो काफी प्रॉब्लम है फाइनेंशियली, मेंटली, सब कुछ। देखिए, मकर राशि आपकी कुंडली के अनुसार बनती है। श्रवण नक्षत्र के दूसरे चरण में आपका योग बनता है और इसके अनुसार आपकी कुंडली में जो पितृदोष भी लगा हुआ है, पितृदोष के कारण भी रुकावटों के योग बन सकते हैं। इसमें समय जो आपकी दशा चली हुई है, शनि गुरु में शनि चला हुआ है, ये आपके रुकावटों का योग बना रहा है। इसमें चोट लगने का भी योग बन जाता है, थोड़ी परेशानियों का योग बन जाता है, आदमी डिप्रेशन जैसी स्थिति में चला जाता है। इसके लिए आपको क्या है कि हो सकता है तो आप नीलम धारण करें। 7.25 रत्ती का आप नीलम ने, अगर आर्थिक स्थिति ठीक नहीं हो